स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। हम लोग हिंदी साहित्य को इतिहास को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे और इस पढ़ने के प्रयास में कल हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो परिचय था, जो सामान्य परिचय के अंतर्गत आता है, उसे पढ़ा था। आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो हिंदी साहित्य का जो कालक्रमिक विभाजन था, उस विभाजन में हम सबसे पहले काल, जिसे आदिकाल के नाम से जाना जाता है, आज हम उसे पढ़ेंगे। उसे पढ़ने से पहले एक बार फिर से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को देख लेते हैं कि किस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया था। तो जैसा कि आपको लिखा दिख रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन। अगर इसे हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया था। उन 3 कालों में जो सबसे पहला काल था, उसका नाम था बेटा आदिकाल। आदिकाल। अगर इस आदिकाल के टाइम पीरियड की बात करें तो 1035 से 1375 तक के टाइम पीरियड को इन्होंने आदिकाल का नाम दिया था। आदिकाल के बाद जो अगला काल था, उसे मध्यकाल के नाम से जाना गया। किस काल के नाम से जाना गया बेटा? मध्यकाल के नाम से जाना गया। और मध्यकाल के बाद जो तीसरा काल था, उसे आधुनिक काल के नाम से जाना गया। आधुनिक काल के नाम से जाना गया। फिर आगे चलकर इसका भी विभाजन किया गया। अगर इसके विभाजन के कालक्रम की बात करें तो 1375 से 1900 के टाइम पीरियड को हम लोगों ने मध्यकाल के रूप में देखा। और फिर 1900 से वर्ष 1900 से लेकर अब तक ये जितना भी कुछ हम लोग टाइम पीरियड को देख रहे हैं, ये सारा टाइम पीरियड है विक्रमी संवत में। किसमें है बेटा? विक्रमी संवत में। विक्रमी संवत में। अगर आपको इसे ईस्वी में परिवर्तित करना है तो 57 का अंतर होगा और 57 के अंतर से आप लोग इसे ईस्वी में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो सबसे पहला काल है, जिसे आदिकाल के नाम से जाना गया, आज इस पूरे वीडियो में हम लोग आदिकाल को शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ने वाले हैं और इसमें जितनी भी शाखाएं होंगी, उन सभी शाखाओं के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आदिकाल के नामकरण पर चर्चा करते हैं कि किस इतिहासकार ने, किस हिंदी के विद्वान ने, किस हिंदी के जानकार ने आदिकाल को किन किन नामों से जाना और किन किन नामों से पुकारा। पेपर में कई बार आपको इससे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है बेटा, आदिकाल को जो वीर गाथा काल कहा था, वो कहने का जो श्रेय था वो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल के नाम से आदिकाल को संबोधित करने वाले 2 व्यक्ति थे। पहले थे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और दूसरे व्यक्ति थे राम कुमार वर्मा। आदिकाल को वीर काल कहा था विश्वनाथ प्रताप मिश्र नामक व्याकरण के जानकार। सिद्ध सामंत युग या सिद्ध सामंत काल कहकर संबोधित किया था राहुल सांस्कृतायन ने। बीज बपन काल कहकर संबोधित किया था आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और आरंभिक युग या आरंभिक काल के नाम से संबोधित किया था मिश्र बंधुओं ने। और इसी आदिकाल को आदिकाल नाम देने का श्रेय जो जाता है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। तो हिंदी के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से संबोधित किया गया और आदिकाल के नाम से संबोधन देने वाले व्यक्ति कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अगर हम लोग बात करें कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसे वीरगाथा काल इस वजह से कहा गया क्योंकि इस युग में जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं, उन रचनाओं में वीर रस का प्रयोग ज्यादा किया गया है। वीरता कूट कूट कर भरी है। राजाओं के शौर्य, राजाओं के पराक्रम, राजाओं की वीरता का सचित्र उल्लेख किया गया है। इस वजह से इस काल को वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया गया। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले आदिकाल के नामकरण पर चर्चा करी थी कि आदिकाल को आदिकाल और अन्य नामों से संबोधित करने वाले इतिहास में कौन कौन से जानकार हुए। अब अगला हम लोग देखते हैं आदिकालीन शैली। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जब हम भाषा को लिखते हैं, जब हम किसी भाषा को लिखित रूप में परिवर्तित करते हैं, लिखित रूप में परिवर्तित करते हैं,
तो उसे हम लोग साहित्य के नाम से संबोधित करते हैं। अब जब भी कभी आप भाषा को लिख रहे होंगे, तो लिखने का कुछ ना कुछ तरीका तो होगा। उसी तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? शैली। यानी भाषा के लिखने के तरीके को हम लोग किस नाम से जानते हैं? शैली। आपने कई बार सुना होगा, आपके परिवारजन या आपके इर्द-गिर्द रहने वाले लोग आपसे ज़रूर कहते होंगे अपनी भाषा शैली में सुधार करो। शैली का मतलब होता है तरीका। आप हिंदी या किसी अन्य भाषा को किस रूप में लिख रहे हैं, उसे शैली के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर आदिकाल की बात करें, तो आदिकाल में केवल 2 प्रकार की शैलियाँ थीं। पहली शैली का नाम है पिंगल शैली और दूसरी का नाम है डिंगल शैली। पहली शैली का क्या नाम है? पिंगल और दूसरे का नाम क्या है? डिंगल। चलिए देखते हैं। जब अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रण हो जाएगा, जब अपभ्रंश और ब्रज भाषा को मिश्रित रूप में आप लिखने का प्रयास करेंगे, तो वो पिंगल शैली के अंतर्गत आएगा। इस शैली की रचनाओं में कोमलकांत पदावलियाँ होती हैं। आप इस बात को याद रखिएगा कि जो कोमलकांत पदावलियाँ होती हैं, वो पिंगल शैली में होती हैं। ठीक उसी प्रकार जो डिंगल शैली है, जब अपभ्रंश का मिश्रण आप राजस्थानी भाषा से कर देंगे और फिर जब आप उसे लिखेंगे, तो उसे डिंगल शैली के नाम से संबोधित किया जाएगा। इसकी जो शैली होती है थोड़ी कठोर होती है, थोड़ी कठिन होती है, आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। तो आदिकाल में लिखने के तरीके या फिर कहें तो शैलियाँ 2 प्रकार की हुआ करती थी। एक का नाम था डिंगल और दूसरे का नाम था पिंगल। जब अपभ्रंश और ब्रज भाषा को मिश्रित रूप से लिखा तो उसे पिंगल शैली के नाम से जाना गया। जब अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा को मिश्रित रूप से लिखा गया, तो उसे डिंगल शैली के नाम से संबोधित किया गया। अब हम लोग देखते हैं आदिकाल के विषय में विस्तृत जानकारी देखेंगे कि आदिकाल का विभाजन किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले आदिकाल के अगर टाइम पीरियड की बात करें, तो ये 1050 से लेकर 1375 तक के जो टाइम पीरियड है, वो भी विक्रमी संवत में। किसमें बेटा? विक्रमी संवत में जो समयावधि है, इस समयावधि को हिंदी के जानकारों और विद्वानों ने आदिकाल के नाम से संबोधित किया। जैसा कि अभी हमने पीछे देखा, इस आदिकाल को एक और नाम से जाना गया, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल और वीर गाथा काल के नाम से संबोधित करने वाले जो व्यक्ति थे, उन व्यक्ति का नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसी आदिकाल को आदिकाल नाम देने का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। अगर हम देखेंगे कि आदिकाल में जो रचनाएं हुई, वो रचनाएं किस प्रकार थी, तो आदिकाल में जितनी भी रचनाएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रचनाओं की प्रवृत्तियों के अनुसार इनका विभाजन, किस प्रकार की रचनाएं लिखी गई हैं। दूसरा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल का विभाजन। और तीसरा है अन्य विद्वानों के अनुसार आदिकाल का विभाजन। तो एक-एक करके इन तीनों विभाजनों को पढ़ेंगे। आपको बहुत बारीक चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, तब आपको ये आसानी से समझ में आ पाएगा। सबसे पहला लिखा है रचनाओं के आधार पर, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रचनाओं की प्रवृत्तियों के अनुसार आदिकाल का विभाजन। और इस विभाजन में सबसे पहले आपको लिखा दिख रहा होगा आदिकाल। टाइम पीरियड वही रहने वाला है, 1050 से 1375 विक्रमी संवत के टाइम पीरियड को आदिकाल के नाम से जाना गया। इस काल में 2 प्रकार के काव्य लिखे गए। पहला है अपभ्रंश काव्य और अपभ्रंश काव्य के बाद जो दूसरा काव्य है उसका नाम है देश भाषा काव्य। अगर अपभ्रंश काव्य की बात करें, तो अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत 2 प्रकार के साहित्य आते हैं। पहला आएगा सिद्ध साहित्य, दूसरा कौन सा आएगा? जैन साहित्य। ठीक उसी प्रकार देश भाषा काव्य के अंतर्गत पहला आएगा प्रबंध काव्य, दूसरा आएगा स्फुट काव्य। आपको दोनों याद रखने हैं, आगे चलकर आपको समझ में आएगा कि जो निचोड़ है, वो सारी चीज़ें कुल मिलाकर अंत में जो जहाँ पर पहुँच रही हैं, वो बहुत आसान है। अभी आपको ढेर सारी विविधताएँ देखने को मिलेंगी, पर जो अंतिम सफ़र होगा, उसमें सारी चीज़ें आपके सामने निष्कर्ष के रूप में आ जाएँगी। तो सबसे पहले आदिकाल का विभाजन हम लोगों ने देखा रचनाओं की प्रवृत्तियों के आधार पर। पहला था अपभ्रंश काव्य, दूसरा था देश भाषा काव्य। अपभ्रंश भाषा में सिद्ध साहित्य लिखा गया और जैन साहित्य लिखा गया। और देश भाषा काव्य में 2 काव्य आए, पहले आए प्रबंध काव्य और दूसरे आए स्फुट काव्य। अब ये सिद्ध साहित्य क्या था, इनके उदाहरण देखते हैं। जैन साहित्य क्या थी, इनके उदाहरण देखेंगे। प्रबंध काव्य क्या है, उसके भी उदाहरण देखेंगे। और फिर स्फुट काव्य क्या है, उसके भी उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले आपको सिद्ध साहित्य लिखा दिख रहा होगा। ये सिद्ध साहित्य है, ये जैन साहित्य है।
फिर इसके बाद आपको रासो काव्य दिख रहे होंगे और इसके बाद आपको दिख रहे होंगे स्फुट काव्य। इस रासो काव्य को अभी हम लोगों ने पीछे प्रबंध काव्य के रूप में भी जाना, प्रबंध काव्य, और ये वाला तो स्फुट काव्य है। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों जो भाग हैं बेटा, ये अपभ्रंश काव्य के हैं। किसके भाग हैं? अपभ्रंश काव्य के। और ये जो दोनों भाग हैं, रासो काव्य और स्फुट काव्य, ये है देश भाषा काव्य के भाग। आपको इसको याद नहीं रखना है, केवल समझ लेना है कि सिद्ध साहित्य में जो रचनाकार हुए, जो लेखक हुए, उनमें से पहले हैं सरप्पा, दूसरे हैं मीनप्पा, तीसरे हैं कृष्णप्पा, चौथे हैं कमलिप्पा, पांचवें हैं भू सुकप्पा। ये कुछ ऐसे लेखक हुए जिन्होंने सिद्ध साहित्य को लिखने का प्रयास करा और इसी टाइम पीरियड पर इन्होंने अनेक रचनाएं करी। अभी इनको बहुत विस्तृत पढ़ेंगे तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे देवसेन, फिर आपको देखने को मिलेंगे पुष्पदंत, तीसरे आपको देखने को मिलेंगे धनपाल, धवल और स्वयंभू। आपने इनका नाम जरूर सुन रखा होगा, स्वयंभू। फिर अगर रासो काव्य की बात करें तो हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो, कुमार रासो। अगर ये रचनाओं की बात करें तो अभी इन रचनाओं के विषय में भी हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। फिर अगला है स्फुट काव्य। स्फुट काव्य में सबसे पहला आएगा आलखंड, फिर आएगा डिंगल की रचनाएं, फिर आएगा विद्यापति की रचनाएं और अंतिम आएगा खुसरो की रचनाएं। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले रचना की प्रवृत्तियों के आधार पर हम लोगों ने आदिकाल का विभाजन देखा और आदिकाल की दो शाखाएं निकल कर आई थी। पहली शाखा का नाम था बेटा अपभ्रंश काव्य और दूसरी शाखा का नाम था प्रबंध काव्य के रूप में आपने देखा था। प्रबंध काव्य की जो ऊपरी शाखा आएगी जिसे देश भाषा काव्य के नाम से जानेंगे। तो ये देखिए आप, फिर अपभ्रंश काव्य के कितने भाग हुए? दो। पहला आया सिद्ध साहित्य, दूसरा आया जैन साहित्य। और देश भाषा काव्य के कौन से आए? प्रबंध काव्य और स्फुट काव्य। इनके हम लोगों ने कुछ उदाहरण को देखा और ठीक इसी प्रकार हमारा जो पहला भाग था रचनाओं की प्रवृत्तियों के आधार पर आदिकाल का जो विभाजन था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। अभी तक आपको इसमें याद रखने वाला कुछ भी नहीं है। जो याद रखने वाला होगा हम बोल देंगे, आप उसी को याद रखिएगा और उसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आप देखिएगा पेपर में प्रश्न आपको वहीं से मिलेंगे। दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अगर हम लोग इस समयावधि को विभाजित करेंगे तो चलिए आइए देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस समयावधि को 4 मुख्य भागों में विभाजित करा। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित करा। कौन कौन से भाग हैं? पहला है रासो साहित्य। रासो साहित्य के काव्य को क्या किस नाम से जाना गया? चारण काव्य। दूसरा है रास साहित्य जिसे जैन काव्य के नाम से भी जाना गया। तीसरा है सिद्ध साहित्य जिसे बौद्ध काव्य के नाम से भी जाना गया। और पांचवा है नाथ साहित्य जिसे शैव काव्य के नाम से भी जाना गया। इसमें जैन धर्म के नीति नियमों एवं आदर्शों का उल्लेख किया जाएगा, इसमें बौद्ध धर्म के किया जाएगा और इसमें शैव धर्म के किया जाएगा। और ये वीर गाथा के संबंध में जो पहला काल है ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर वीरता से बड़ी ढेर सारी रचनाएं की जाएंगी। अब हम लोग एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला आ गया रासो साहित्य। अब यहाँ से आपको चीजों को याद रखने की आवश्यकता है। पहला प्रश्न इस बात पे आप याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य के पहले काल को आदिकाल के नाम से जाना गया। दूसरा प्रश्न ये याद रखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आए हुए आदिकाल को 4 भागों में विभाजित करा। और 4 भागों में जो पहला भाग था उसे किस नाम से जाना गया? रासो साहित्य के नाम से जाना गया। अब यहाँ से आपको चीजें याद रखनी है। रामचंद्र शुक्ल ने विसल देव रासो रचना में रसायन शब्द का उल्लेख किया है, ऐसा बताया है। ये जो रासो शब्द की उत्पत्ति है ये किससे हुई है? रसायन से हुई है। और ये जो रसायन शब्द का जो उल्लेख है वो एक किताब है, उस किताब का नाम क्या है? विसल देव रासो। उसमें रसायन शब्द का उल्लेख किया गया है। अब याद रखनी है आपको रासो साहित्य की विशेषताएं। यह साहित्य चारण या भाट कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखा गया। मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी दरबार में बैठा है और वो लेखक है तो वो जिसके अधीन रहकर काम कर रहा है उसके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया। ऐसे काव्यों को रासो साहित्य या रासो काव्य के रूप में जाना गया। जैसे आपने पृथ्वीराज रासो का नाम सुना होगा, इसके लेखक चंद बरदाई हैं। तो पृथ्वीराज रासो के दरबार में चंद बरदाई हुआ करते थे और उन्होंने पृथ्वीराज रासो की वीरता का इतना बढ़ा चढ़ाकर बखान किया। उसी बखान के संदर्भ में इस काल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा में सारी रचनाओं को लिखा गया।
अगला है, इस समयावधि में लिखित रचनाओं में कौन सा रस? वीर रस और साथ ही साथ श्रृंगार। ध्यान से देखिएगा, श्रृंगार लिखने का तरीका गलत है। वर्तनी में आपको जरूर श्रृंगार लिखने को आएगा, तो श्रृंगार लिखने का सही तरीका ये होता है बेटा, यहाँ से आप वर्तनी भी सीखते चलेंगे। श्रृंगार, श्रृंगार कुछ ऐसे लिखा जाता है। तो इस युग की बात करें, रासो साहित्य की बात करें, तो इस टाइम पीरियड पर दो रसों की प्रधानता मिलेगी। पहला होगा वीर रस और दूसरा क्या होगा? श्रृंगार रस। रासो साहित्य में दो प्रकार की भाषाएं होंगी, दो प्रकार की शैलियां होंगी। पहली होगी डिंगल और दूसरी होगी पिंगल। चौथा पॉइंट है, साहित्य की रचनाओं में वीर गाथात्मक प्रवृत्ति का अधिक प्रयोग मिलता है। मतलब इसमें बढ़ा चढ़ाकर चीजों को ज्यादा बताया जाएगा। राजाओं की वीरता, शौर्यता और पराक्रम का उल्लेख ज्यादा किया जाएगा। जैसे आपने पृथ्वीराज रासो में पढ़ रखा होगा, जो चंद्रबरदाई ने लिखी है, उसमें एक दो चार पंक्तियां हैं जो वास्तविकता में वीरता का बखान करती हैं। आपने सुना होगा, मोहम्मद गौरी के संदर्भ में 4 बास 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस प्रकार की वीरता की अनेकों लाइनें आपको इस काल में देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल के विभाजन को पढ़ा, और इस विभाजन में उन्होंने 4 आधार स्तंभों को बनाया। सबसे पहला हम लोगों ने देखा रासो साहित्य। रासो साहित्य में सिर्फ एक बात को याद रखना है कि जो रासो शब्द है वो रसायन से मिलकर बना है। इस रसायन शब्द का उल्लेख विसल देव रासो नामक रचना में देखने को मिलता है। दूसरा, इस काल में जितनी भी रचनाएं होंगी उनमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता अधिक होगी। तीसरा, जो शैली होगी, जिन शैलियों में लिखा जाएगा वो डिंगल और पिंगल होंगी। बस आपको ये 3 पॉइंट इसमें याद रखने हैं, इससे ज्यादा याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग कुछ रचनाओं को देखते हैं। इस काल में 12 कुल ऐसी रचनाएं हैं बेटा, 12 12 ऐसी रचनाएं हैं। इन रचनाओं में वीरता का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? वीरता का उल्लेख किया गया है। और इसी उल्लेख के चलते इस काल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना गया। इन रचनाओं में इतनी ज्यादा वीरता का उल्लेख किया गया है कि इस काल को एक अन्य नाम से भी जाना गया, जिसे हम लोगों ने वीर गाथा काल के नाम से समझा। सबसे पहला है विसल देव रासो। विसल देव जो रासो रचना है वो बेटा है नरपति नाल्य की। किसकी है बेटा? नरपति नाल्य की। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से इस रचना के रचनाकार कौन है, या किस रचनाकार ने किस रचना को लिखा है। सबसे पहला हम लोगों ने देखा विसल देव रासो के जो रचनाकार हैं वो है नरपति नाल्य। दूसरे हैं पृथ्वीराज रासो के हैं चंद्र बरदाई। कौन है बेटा? चंद्र बरदाई। परमाल रासो के हैं बेटा जगनिक। कौन है बेटा? जगनिक। हमीर रासो के हैं सांड गरधर। कौन है बेटा? सांड गरधर। और खुमाड़ रासो के अगर रचनाकार की बात करें तो ये है बेटा दलपति विजय। विजयपाल रासो की बात करें तो यह है नल्ल सिंह। और कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, इन तीनों रचनाओं के जो रचनाकार हैं वो कौन है बेटा? विद्यापति। तो इस काल में टोटल 12 ऐसी रचनाएं हुई जिन रचनाओं को आधार बनाकर इस काल को वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया गया, जिसमें से आपके सामने 9 लिखी हुई है। कितनी लिखी हुई है? 9। अभी 3 रचनाओं को हम आगे भी पढ़ने वाले हैं और हम आपको वहां पर इंडिकेट कर देंगे कि ये बची हुई 3 रचनाएं हैं। तो याद रखिएगा, ये पुस्तकें हैं और ये रचनाकार हैं। रचनाकार कौन है बेटा? रचनाकार। आपको ये याद रखनी है कि किन पुस्तकों की रचना किसने की है। तो ये पुस्तक है और यहाँ पर जो आपको लिखे दिख रहे हैं ये रचनाकार है। रचनाकार। तो पहले काल, जिसे हम लोगों ने रासो साहित्य के नाम से जाना, आदिकाल का जो पहला काल था उसे किस नाम से जाना? रासो साहित्य। इस समयावधि में वीरता की रचनाओं का बहुत उल्लेख मिलता है, जिसके प्रमाण 12 थे। इन 12 प्रमाणों को आधार बनाकर इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया। अब अगला जो साहित्य आएगा वो आएगा रास साहित्य। कौन सा आएगा? रास साहित्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के 4 स्तंभ बताए थे। उन 4 स्तंभ में हम लोगों ने सबसे पहले रासो साहित्य को पढ़ा। उसमें याद रखने वाली 2 से 3 चीजें हैं। रसायन शब्द से मिलकर बना है, अमीर रासो में उसका उल्लेख मिलता है। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा कहें या शैली कहें, इनका प्रयोग किया गया है।
और इसके बाद जो 12 लेखक हैं और उनकी रचनाएं, बस आपको इतना ही याद रखना है। अगला जो साहित्य आया है बेटा, वो आया रास साहित्य। रास साहित्य 12वीं और 13वीं शताब्दी के पश्चिमोत्तर भारत में, कौन से भारत में? पश्चिमोत्तर भारत में जैन अनुयायी, कौन अनुयायी होंगे? जैन धर्म को मानने वाले कुछ विद्वान रचनाओं को लिखेंगे और अपने जैन धर्म के नीति, नियम, आदर्श, इन सारी चीजों का उल्लेख जिन पुस्तकों में करेंगे, उन पुस्तकों को रास साहित्य के नाम से संबोधित किया जाएगा। तो ये पश्चिमोत्तर भारत में जैन अनुयायियों द्वारा अपने धर्म, और धर्म का नाम क्या था? जैन। जैन का दूसरा नाम क्या था बेटा? श्रावक। अगर आपको श्रावक धर्म भी मिल जाए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए साहित्यिक रचनाएं की गई और इसी साहित्यिक रचनाओं को किस नाम से जाना गया? रास साहित्य। अब आपको ये रचनाएं याद रखनी है। ये अगर याद ना रहे तो सिर्फ इतना याद रखना, जो रास साहित्य है उसका संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म। अगर जैन धर्म ना मिले बेटा तो एक और धर्म है जिसका नाम है श्रावक धर्म। दोनों के अर्थ एक ही है। फिर आपको कुछ रचनाओं को याद रखना है। सबसे पहली रचना है श्रावकाचार्य। श्रावकाचार्य के जो रचयिता हैं आचार्य जिनसेन। फिर आपको यहाँ पर बुद्धि रास लिखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी बेटा? बुद्धि रास। बुद्धि रास रचना देखने को मिलेगी और बुद्धि रास रचना के जो रचनाकार हैं उनका नाम है शालिभद्र सूरी। क्या नाम है बेटा? शालिभद्र सूरी। प्रचंड पांडव चरित्र रास के जो रचनाकार हैं उनका नाम भी क्या है बेटा? शालिभद्र सूरी। बाहुबली दास के भी जो रचनाकार हैं उन रचनाकार का नाम क्या है? शालिभद्र सूरी। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो दूसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल का विभाजन था उसे रास साहित्य के नाम से जाना गया। रास साहित्य जैन धर्म से संबंधित साहित्य था, जिसे श्रावक धर्म के नाम से भी संबोधित किया गया। और ये कुछ रचनाएं आपको याद रखनी है, बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है। अब हम इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। इस साहित्य रचनाओं को जैन कवियों द्वारा लिखा गया। इन रचनाओं में जैन धर्म, उसके नीति नियम, जैन धर्म से संबंधित नायकों का वर्णन किया गया है। इस समयावधि की साहित्यिक रचनाओं में उपदेशात्मक उपदेश दिए जाएंगे, ज्ञान की बात कही जाएगी, समाज को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास किया जाएगा, कुरीतियों को समझने का बताया जाएगा कि आप किस प्रकार जो पुरानी रीतियां चलती चली आ रही हैं उनको समझने का प्रयास करें। इन ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य धर्म तत्वों का निरूपण करना था। धर्म तत्व का मतलब आपके धर्म में जितनी भी चीज़ों को बताया गया है, आप उन चीज़ों के बारे में ठीक तरीके से जानकारी प्राप्त करो, उनका अनुसरण करो और धर्म के अनुसार बताए गए रास्ते पर चलो। अपना साथ साथ समाज का भी कल्याण करो और इस समस्त ब्रह्मांड को और बलवान बनाने का प्रयास करो। तो ये कुछ था हमारा जैन साहित्य, जिसे श्रावक साहित्य के नाम से जाना गया। अब जो तीसरा साहित्य आया है उसे किस नाम से जाना? सिद्ध साहित्य। हम लोग दो साहित्य पढ़ चुके हैं। अभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम लोग आदिकाल के विभाजन को देख रहे हैं बेटा। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था रासो साहित्य, वीरता का उल्लेख था। दूसरा पढ़ा रास साहित्य। रास साहित्य का मतलब आप जैन धर्म से संबंधित साहित्य को भी ले सकते हैं। तीसरा है सिद्ध साहित्य। 12वीं से 14वीं शताब्दी में पूर्वी भारत में ब्रजयान, जो वज्रयान है, माफी चाहते हैं गलत लिखा है, वज्रयान, यहाँ पर ब्रजयान नहीं होगा, वज्रयान होगा। ये वज्रयान शाखा है बौद्ध धर्म की। किसकी है बेटा? बौद्ध धर्म की। अभी आप जीएस पढ़ेंगे तो जीएस में आपको बताया जाएगा कि बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। जैसे जैन धर्म का विभाजन हुआ श्वेतांबर और दिगंबर में, वैसे ही बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ है वज्रयान में। किसमें हुआ है? वज्रयान में। के अनुयायियों द्वारा अपने धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार एवं प्रसार के लिए लिखित रचनाओं को किस नाम से जाना गया? सिद्ध साहित्य के नाम से जाना गया। तो रास साहित्य जैन धर्म से संबंधित है और सिद्ध साहित्य किस धर्म से संबंधित होंगे? बौद्ध धर्म से संबंधित होंगे। इन रचनाओं में रचनाकार सिद्ध कवि अपने नाम के अंत में क्या लगाते थे? पा लगाते थे। जैसे आपने सरपा का नाम सुना होगा। ये आदर्श सूचक है। ये आदर सूचक है। कैसा है बेटा? आदर। अपने आप को सम्मान देने के लिए आदर सूचक शब्द किसका प्रयोग करते थे? पा का प्रयोग करते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात आसानी से समझ में आई होगी। सिद्ध साहित्य में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका संबंध बौद्ध साहित्य से है। दूसरी बात आपको याद रखना है,
ये बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य होगा। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि जितने भी कवि होंगे लास्ट में अपने नाम के आगे क्या लगा रहे होंगे? पा लगा रहे हैं। अब सिद्ध साहित्य की कुछ रचनाएं देखेंगे। सरहपा, सरहपा, सरहपा की जो रचना है उसका नाम है दोहा। सवरप्पा, इनकी रचना है वज्र योगिनी साधना। लुइपा, लुइपा की रचना है लुइपाद गीतिका। क्या है बेटा? लुइपाद गीतिका। फिर है करवलप्पा, करवलप्पा की है असंबद्ध सर्ग दृष्टि। ये रचनाएं आपको याद रखनी है, कई बार पेपर में ये भी पूछ ली जाती हैं। और अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार सिद्ध कवियों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है। और हर कवि अपने लास्ट के में क्या लगाएगा बेटा? पा प्रत्यय को लगाएगा, जो कि आदर सूचक शब्द है। एक बात और याद रखिएगा, हिंदी का जो प्रथम कवि है, प्रथम कवि, हिंदी का जो प्रथम कवि है उसे किस नाम से जाना जाता है? सरपा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सरपा के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने तीसरे साहित्य को पढ़ा, जिसे हम लोगों ने सिद्ध साहित्य के नाम से जाना। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब हम लोग अंतिम साहित्य पढ़ने वाले हैं, इसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य में शैव मत, कौन सा मत है? शैव मत। शैव मत मतलब शिव के उपासक। शैव मत के अनुयायियों ने शैव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन रचनाओं को लिखा उन्हें नाथ साहित्य के नाम से जाना गया। शैव अनुयायियों को नाथ की संज्ञा दी जाती थी। किसकी नाथ? नाथ की। आपने सुना होगा दीनानाथ, शंभुनाथ, आपने सुने होंगे। तो ये भगवान शंकर को समर्पित है। नाथ संप्रदाय के अंतर्गत कुल कितने नाथ हैं? 9। ये भी आपको याद रखनी है। वैसे हुए तो बहुत सारे, पर 9 नाथों को क्या मिली? ख्याति प्राप्त हुई, मतलब प्रसिद्धि मिली। और समाज में इनका जो वर्चस्व है, जो झंडा है, वो अच्छी तरीके से लहराया। तो आपने शुरुआती दौर में सबसे पहला देखा बेटा रासो साहित्य। रासो साहित्य में वीर गाथात्मक प्रवृत्ति थी, वीरता का उल्लेख किया गया। फिर रास साहित्य आया, जिसका संबंध जैन धर्म या श्रावक धर्म से था। फिर इसके बाद हम लोगों ने सिद्ध साहित्य देखा, जिसका संबंध बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से था। और अंतिम रूप में देखा नाथ साहित्य, जिसका संबंध शैव धर्म से था। और कुल नाथों की संख्या कितनी बताई गई? 9। हुए तो बहुत ज्यादा, पर 9 को ख्याति मिली। अब नाथ साहित्य की विशेषताएं पढ़ते हैं। इन साहित्यों में गुरु को अधिक महत्व दिया गया तथा सांसारिक भोग विलासों तथा मनोविकारों की निंदा की गई। गुरु का जो स्थान है वो आज से नहीं, प्राचीन काल से ही चरम पर रहा है। आपने बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से सुना होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा और गुरुर साक्षात परम ब्रह्म ही तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि अगर आपके सामने ईश्वर का साक्षात्कार ही क्यों ना हो जाए, ईश्वर आपके सामने खड़े ही क्यों ना हो जाएं, और उनके बगल में अगर गुरु आकर खड़ा हो जाए, तो सबसे पहले आप गुरु को स्पर्श करेंगे। कारण क्या है? गुरु ही वह व्यक्ति था जिसने आपको ईश्वर से मिलाने के रास्ते को दिखाया। और सबसे पहला आपका जो गुरु होता है वो आपकी माता होती है, और माता के बाद कौन होते हैं? पिता। और पिता के बाद हर वह व्यक्ति गुरु है जिसने आपको जीवन में कुछ ना कुछ जरूर सिखाया है। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा ही हो, यह भी हो सकता है कि उसने समाज में रहकर कड़ गया हो, समाज के नीति नियमों से कुछ ना कुछ सीखा हो, और आपको उपदेशात्मक प्रवृत्ति के तहत अपने जीवन में कटु अनुभवों को बताकर आपको गलतियां करने से बचाया। तो ऐसा व्यक्ति भी गुरु ही है। तो अगर हम शैव धर्म की बात करें, तो शैव धर्म में गुरु पर ज्यादा बल दिया गया। इस साहित्य में हठ योग साधना पद्धति को अपनाया गया। हठ योग मतलब योग के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे। योग के माध्यम से मतलब आप मेडिटेशन करेंगे। आपके शरीर में विभिन्न नाड़ियां हैं, जैसे आपने पिंगला नाड़ी का नाम सुना होगा। आपके शरीर के भीतर चक्र पाए जाते हैं, इन चक्रों को एक्टिवेट करेंगे। और ईश्वर आपको बाहर नहीं दिखेगा, आपके अंदर ही ईश्वर है। और इस ईश्वर से जिस दिन आपका साक्षात्कार हो जाएगा, उस दिन से आपको ये बाहर की दुनिया भ्रम सी महसूस होगी। ये क्षणिक है, ये शाश्वत नहीं है। जो शाश्वत और परम ब्रह्म है वो व्यक्ति के भीतर है। और व्यक्ति के भीतर होने के बावजूद भी वो इस सांसारिक मोह माया के जगत में इर्द गिर्द भटकता रहता है और अपने भीतर के ज्ञान को पहचान नहीं पाता है। आज का समय आपके अंदर भीतर जो ज्ञान है उसे पहचानने का है, स्वयं से साक्षात्कार करने का है। और यही चीजें सनातन धर्म बताने का और समझाने का बड़ा लंबे समय से प्रयास करता चला आ रहा है। अगर हम प्राचीन काल में देखें, 8वीं शताब्दी में देखें, शंकराचार्य के दौर में देखें, तो उन्होंने हठ योग
और योग साधना पद्धति से ही बताया है कि आप संसार की इस माया रूपी सृष्टि से बाहर निकलकर स्वयं में ब्रह्म की उपासना में नित्य होकर स्वयं के तेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नाथ साहित्य में नारी की निंदा की गई है। किसकी निंदा की गई है? नारी की निंदा की गई है। शायद ये भी हो उस दौर के लोगों के दिमाग में कि अगर नारी की निंदा करेंगे, बुराइयां बताएंगे तो लोग उससे दूर रहेंगे। आज के समय में लोगों की मानसिकता ये है कि नारी जो है, जो आपका अपोजिट जेंडर है, वो आपको भ्रम में डालने का काम करता है। वो आपको असफल बनाने में आपका भरपूर योगदान उसी का होता है। ये उस समय के लोगों के दिमाग में होगा, तभी तो आज ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगला देखते हैं बेटा, इस समय की जो रचनाएँ होंगी, उसमें कौन-कौन से होंगे? सबसे पहला आएगा बेटा शबदी पद। दूसरी रचना कौन-सी है? आत्मबोध। और तीसरी कौन-सी है? पंचमात्रा। बस आपको ये 3 रचनाएँ याद रखनी है, शैव धर्म से संबंधित या फिर अगर हम लोग कहें नाथ साहित्य से संबंधित। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम लोगों ने हिंदी साहित्य के आदि काल के विभाजन को पढ़ा और उन्होंने 4 शाखाओं में बताया। कितनी शाखाएँ थी? 4। सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहले रासो साहित्य आएगा, फिर बेटा आएगा रास साहित्य, फिर आएगा सिद्ध साहित्य और अंतिम रूप में और जो चौथा आएगा उसका नाम होगा नाथ साहित्य। रासो साहित्य की बात करें तो इसकी जो प्रवृत्ति होगी वीर गाथात्मक होगी, वीरता का वर्णन ज़्यादा किया जाए। रास साहित्य की बात करें तो रास साहित्य का संबंध श्रावक धर्म से होगा यानी जैन धर्म से होगा। जैन धर्म से संबंधित सभी ग्रंथ इसी टाइम पीरियड पर लिखे जाएंगे। फिर होगा सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, अब जैन आगे आ गया है तो बौद्ध धर्म कैसे पीछे रहेगा? तो बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो इस टाइम पीरियड पर लिखे जाएंगे। फिर अब जब ये धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जो सबसे प्राचीन धर्म है वो कैसे पीछे रह सकता है? तो उसके टाइम पीरियड के जब ग्रंथ लिखे जाएंगे तो उसे नाथ साहित्य के रूप में संबोधित किया जाएगा। तो याद करिए हमने शुरुआत में आदिकाल का विभाजन करा था 3 आधारों पर। पहला रचनाओं की प्रवृत्तियों के आधार पर, दूसरा विभाजन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आधार पर, दोनों को पढ़ लिया। और जो तीसरा विभाजन हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, अन्य विद्वानों के आधार पर। अन्य विद्वानों ने ये मिला-जुला लिखा हुआ है बेटा। अन्य विद्वानों ने आदिकाल का विभाजन किसमें किया? पहला बोला उन्होंने रासो साहित्य, दूसरा क्या बोला? रास साहित्य, तीसरा क्या बोला? सिद्ध साहित्य, चौथा क्या बोला? नाथ साहित्य, पांचवा क्या बोला? लौकिक साहित्य और छठवां क्या बोला? आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। ये चारों साहित्य तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी बताए थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी बताए थे और इन चारों को हम लोगों ने पढ़ लिया और जो याद करने वाला था वो भी मैंने आपको बता दिया, तो आप बस उतना ही याद रखेंगे। फिर अब बचे हुए 2 साहित्य हैं, पहला लौकिक है और दूसरा कौन है? आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। इन दोनों साहित्यों को पढ़ेंगे और यहीं से हमारे आदिकाल का क्या होगा? समापन होगा। तो सबसे पहला लिखा है आदिकालीन लौकिक साहित्य। आदिकालीन लौकिक साहित्य को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में। पहला है लौकिक गद्य साहित्य, दूसरा है लौकिक पद्य साहित्य। कल हम लोगों ने गद्य और पद्य हिंदी की विधाओं के विषय में बहुत गंभीरता से चर्चा करी थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखेंगे जाकर, तब आपको ये समझ में आने वाला है और अच्छे से। तो अब हम लोग एक-एक करके लौकिक सबसे पहले पढ़ेंगे गद्य साहित्य को, इसके बाद हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं लौकिक पद्य साहित्य को। सबसे पहला आ गया लौकिक पद्य साहित्य। कौन सा आ गया बेटा? लौकिक पद्य साहित्य। पद्य कुछ ऐसे लिखा जाता है, ये पद लिखा है जो कि गलत है। प्रमुख रचना जो सबसे पहली रचना आएगी वो आएगा ढोला, मारू रा, मारू रा, दुल्हा। कहीं-कहीं दुल्हा मिलता है, कहीं-कहीं दुल्हा मिलता है। आधा ला और हा मिलता है, कहीं-कहीं हा में बड़े आ की मात्रा भी मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस रचना के विषय में कुछ बताने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं? वर्ष 1473 में यह रचना कवि कल्लोल, कहीं-कहीं कल्लोल आपको ऐसा लिखा मिलेगा तो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे और कहीं-कहीं कल्लोल लिखा मिलेगा। तो 1473 ईस्वी में यह रचना कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई। कौन सी रचना? ढोला, मारूड़ा, दुल्हा। कई बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा। लिखी गई कालांतर में, थोड़े समय बाद तथा कालांतर में 1561 में एक व्यक्ति और आएंगे, उनका नाम क्या होगा? कवि कुशल लाभ। कौन होंगे बेटा? कवि कुशल लाभ। और किस धर्म के ये होंगे? जैन धर्म के। ये इस रचना में थोड़े पदों को और जोड़ देंगे और वर्ष कौन सा रहेगा? 1561। अब ये रचना लिख क्यों गई है?
अब इसका संपादन भी होगा, छपेगी भी, लोगों तक पहुंचेगी भी। तो बेटा इस रचना का संपादन वर्ष 1934 में होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और कौन करेगा? नागरी प्रचारणी सभा, जो कि कहाँ की थी? काशी की थी। अभी इसे भी पढ़ेंगे हम लोग आधुनिक काल में। और 1934 में इसका संपादन किया जाएगा, ताकि आप लोग और आप जैसे न जाने कितने लोग इस साहित्य के विषय में आसानी से पढ़कर इसका ज्ञान ले सके। अगला पॉइंट है, इस रचना में आमेर के कछवाहा वंश के राजकुमार ढोला, आमेर आपने राजस्थान का नाम सुना होगा आमेर, बीकानेर, बाड़मेर, आप देखेंगे मेर मेर आपको लास्ट में जरूर मिलेगा। तो आमेर राजस्थान में एक वंश था जिसका नाम था कछवाहा वंश, उसके राजकुमार थे ढोला। और पुंगल, पुंगल का मतलब बीकानेर की राजकुमारी, और दूसरी है मालवा की राजकुमारी मालवाड़ी। इन तीनों के त्रिकोणीय प्रेम संबंध, तीनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। इन तीनों के त्रिकोणीय प्रेम संबंध का वर्णन किसमें किया गया है? ढोला, मारोड़ा, दुल्हा। तो सबसे पहले लौकिक पद्य साहित्य पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, और पद्य साहित्य में हम लोगों ने सबसे पहली ये रचना दी। अब हम लोग बात करते हैं छंद की। तो ये जो छंद होगा इस रचना का, वो होगा दोहा। रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार, एक मिलेगी तो एक चली जाएगी, एक चली जाएगी तो एक मिलेगी, तो वियोग की भावना हमेशा बनी रहेगी। यहाँ श्रृंगार कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार। रचनाकार, अब हम दूसरी रचना पढ़ेंगे इस टाइम पीरियड की, जो कि होगी विद्यापति। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक को पढ़ रहे हैं हम लोग। जो विद्यापति होंगे तीन रचनाओं को करेंगे। सबसे पहली है कीर्तिलता, दूसरी है कीर्ति पताका, और तीसरी है पदावली। जो कीर्तिलता है वो 1380 में लिखी जाएगी, और भाषा होगी अवहट्ट। कौन सी होगी? अवहट्ट। लिखने का तरीका देख लें आप, अवहट्ट भाषा होगी। कीर्ति पताका की बात करें तो वर्ष 1403 में लिखी जाएगी। इसमें भी भाषा अवहट्ट होगी। लिखने का तरीका आप एक बार फिर देख लें। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है विद्यापति की, आपको याद ही रखनी है, ये रचना होगी 1403 में लिखी जाएगी, और भाषा होगी मैथिली। ये इतनी ज्यादा ख्याति को प्राप्त होगी, इतनी ज्यादा ख्याति को प्राप्त होगी, इसी रचना के चलते विद्यापति को मैथिल कोकिल, मतलब मैथिली भाषा में लिखा, इसी रचना के चलते विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। इनका एक अन्य नाम भी है, अभिनव जयदेव। क्या नाम है बेटा? अभिनव जयदेव। बेटा अगले लेखक हैं जिनका नाम है भट्ट केदार। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी भी रचना है, और इनकी रचना का नाम है जयचंद्र प्रकाश। क्या नाम है बेटा? जयचंद्र प्रकाश। याद रखिएगा, ये सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। जयचंद्र प्रकाश। अगले जो रचनाकार हैं इनका नाम है मधुकर कवि। क्या नाम है बेटा? मधुकर कवि। शुरुआत में अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था रासों में हमने आपको 9 लेखक बताए थे, और उनकी 9 रचनाएं बताई थी, और 3 बच रहे थे आपके सामने। तो जो 3 थे, उन 3 में एक है कौन? भट्ट केदार। दूसरे कौन है? मधुकर कवि। और तीसरे कौन है? अमीर खुसरो। कौन है बेटा? अमीर खुसरो। तो 9 3 क्या हो गए? 12। इन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी थी जिसके चलते शुरुआती काल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना गया। बेटा जो मधुकर कवि हैं उनकी जो रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। क्या नाम है? जय मयंक जस चंद्रिका। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके हम लोग 5वें कवि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के जन्म की बात करें तो 1255 में हुआ था, पटियाली में हुआ था। पटियाली कहाँ पड़ेगा? एटा जिला है, जो कि यूपी में वर्तमान में आता है। यहाँ इनका जन्म हुआ था। कई बार इनका मूल नाम या बचपन का नाम पूछा जाता है, अबुल हसन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, अबुल हसन। उपाधि इनको कौन सी मिली? पहला है तुक ए अल्लाह, तुर्क ए अल्लाह। क्या होगा बेटा? तुर्क ए अल्लाह। दूसरा होगा तोता ए हिंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाधि है, कई बार पेपर में आई है कि तोता ए हिंद नाम से किसे संबोधित किया जाता है, तो व्यक्ति का नाम क्या है? अमीर खुसरो। फिर इनकी रचनाएं देख लें, यूपीएसआई में प्रश्न आया हुआ था, और न जाने एग्जाम्स में कितने बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है या कौन सी नहीं है। सबसे पहली गजल है इनकी, दूसरी है रवालिक वारी, तीसरी है नूह सिपह, चौथी है मुकारियां, पांचवी है पहेलियां, फिर है बेटा नजरान ए हिंद, और फिर इसके बाद अंतिम है हालात ए कन्हैया। ये ढेर सारी रचनाएं आपको सारी याद रखनी है। इस पेज में आपको सब कुछ याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण पेज है ये। अब हम देखते हैं खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले पहले कवि हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले जो पहले कवि हैं उनका नाम क्या है? अमीर खुसरो। क्या नाम है बेटा? अमीर खुसरो। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार
यह अवधी भाषा के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। तो अवधी भाषा के जो सबसे पहले कवि हैं वो कौन हुए बेटा? कौन हुए? अमीर खुसरो। और हिंदी के पहले कवि सरहप्पा आप पीछे देख चुके हैं, उनको भी आप याद रखिएगा, कई बार पेपर में उनसे भी संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिर बेटा इनकी रचनाओं की जो भाषा होगी, हिंदी भाषा के जानकार थे, फारसी, अरबी और तुर्की भाषा के ये जानकार थे, जिनका नाम था अमीर खुसरो। तो हम लोगों ने लौकिक साहित्य के पहले भाग को खत्म करा। अब अगला देखते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं लौकिक गद्य साहित्य। इसके जो पहले लेखक हुए, रचनाकार, उनका नाम था रोडा कवि। क्या नाम था? रोडा कवि। रचना का नाम याद रखेंगे, राउरवेल। क्या नाम है बेटा? राउरवेल। और इस रचना की जो समयावधि होगी 10वीं शताब्दी होगी। कौन सी होगी बेटा? 10वीं शताब्दी। यह हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम चंपू काव्य रचना मानी जाती है। अगर आपने चंपू काव्य नहीं पढ़ा है तो आप पीछे देख लेंगे, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि जो रचना गद्य और पद्य दोनों शैलियों में हो जाए, जिस रचना को गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा जाए, ऐसी रचना चंपू काव्य कहलाती है। बेटा अगले जो रचनाकार हैं उनका नाम है पंडित दामोदर शर्मा, और उनकी रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन सी रचना है बेटा? उक्त व्यक्ति प्रकरण। आपको ये भी पेपर में कई बार देखने को मिलेगी। अब बेटा अंतिम आ जाते हैं छठे क्रम के जो साहित्य है, जिसे आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के नाम से जाना गया। इसके जो सबसे पहले लेखक हैं उनका नाम है स्वयंभू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वयंभू। इनकी रचनाओं की बात करें तो यहाँ पर आपको पौम चरित्र रचना देखने को मिलेगी। पौम चरित्र रचना देखने को मिलेगी। दूसरी है रिठेमी चरित्र आपको देखने को मिलेगी। ये रचनाओं की अगर समयावधि की बात करें तो 18वीं शताब्दी में होगी। कब होगी बेटा? 18वीं शताब्दी में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू को हिंदी के सर्वप्रथम कवि के रूप में माना जाता है या जाने जाते हैं। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनको अपभ्रंश का सर्वप्रथम कवि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अपभ्रंश भाषा के जो पहले कवि हैं या महाकवि हैं उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था स्वयंभू, जो कि हम लोग आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य में पढ़ रहे हैं। अगली रचना है आचार्य हेमचंद्र हैं, रचनाकार हैं, और रचना का नाम होगा सिद्ध हेमचंद्र। क्या नाम होगा बेटा? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुसार। रचना काल के टाइम पीरियड की बात करें तो 12वीं शताब्दी में इस रचना को लिखा जाएगा। ये गुजरात के राजा, गुजरात राज्य के सोलंकी वंश के राजा सिद्धराज सिंह के आश्रित कवि थे, और उन्हीं के गुणगान में इस रचना को लिखकर चले गए। उनका नाम भी जोड़ गए, अपना नाम भी जोड़ गए, और आपके लिए आसान बनाकर चीजों को चले गए कि भैया ये जो सिद्ध थे ये गुजरात के सोलंकी वंश के राजा थे, हेमचंद्र ये खुद थे, और इन्हीं के शब्दों के अनुसार जो लिखा गया उसका नाम पड़ गया सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुसार। इन्हें अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का पाणिनि। ये जो हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, आप देखिएगा जब आप पेपर देकर आएंगे तो आपको प्रश्न इन्हीं में से मिलेंगे। ये प्रमाण के तौर पर है कि जो बोला गया है वही आएगा। और अंतिम देखते हैं बेटा, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश के कालिदास के रूप में भी स्वयंभू को जाना जाता है। अपभ्रंश का वेदव्यास पुष्पदंत को कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है, और अपभ्रंश का पालनी है हेमचंद्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को कहा जाता है। तो आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है। लिखा तो बहुत है, वो केवल समझाने मात्र के लिए था। इसमें याद आपको मुट्ठी भर करना है, और मुट्ठी भर याद करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप इसका 2 से 3 बार रोज रिवीजन करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अगली 1-2 क्लास में हम इसके क्वेश्चंस जब करेंगे तब आपको आसानी से क्वेश्चंस पूछने के तरीके को समझ में आ जाएगा कि पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे, मैं आपके सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।